Hello everyone, welcome back on Biology Village. And guys, this is third lecture of series of 500 क्वेश्चन और जिसमें हम डिस्कस करेंगे 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें कुछ क्वेश्चन गाइज जो है सिंपल से हम बात कर लेते हैं। तो इन्वायरमेंटल साइंस जो आपका पोर्शन है पीजीटी और टीजीटी में, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड पार्ट है, उसमें जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज में इंटरनेशनल एफर्ट की बात थोड़ा सा करेंगे। आउट ऑफ 15 मतलब 5 to 6 क्वेश्चन उसी एक टॉपिक से रिलेटेड है एंड बाकी फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ बॉटनी एंड जूलॉजी। तो गाइज हम सीधा से एक बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जनरली COP कहलाएंगे, आगे COP का टर्म यूज किया है। और दीज आर दी जॉइंट एफर्ट ऑफ दी ऑल कंट्री, जो भी हमारी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, उनका एक जॉइंट एफर्ट होता है कि जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल इशूज होते हैं उन्हें कैसे टैकल किया जाए, उनके रिगार्डिंग नई नई स्ट्रेटजी बनाना फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एज वेल एज डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। तो उनकी मीटिंग को हमने बोला जाता है यहाँ पे COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और ये स्टार्ट कब से शुरू हुई है? 1995 से। तो क्वेश्चन में बात करता है कि फर्स्ट COP जो थी वो कहाँ पे हुई थी। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब COP फर्स्ट अकर्स इन द 1995 एट विच प्लेस। तो आपको टाइम तो ऑलरेडी क्वेश्चन बता रखा है कि 1995 में पहली COP हुई थी। अब कहाँ पे हुई थी गाइज? तो ये हुई थी बर्लिन में। सुना होगा बर्लिन की दीवार, जो जर्मनी में एक प्लेस है। करेक्ट आंसर आपका ए। ये केवल स्टैटिक क्वेश्चन है। एंड नाउ विच COP नोन एज दिल्ली डिक्लेरेशन 2002। देखिए सिंपल सा एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ। अभी तक जो है गाइज COP 27 हो चुकी हैं गाइज। 26 हो चुकी हैं, 27 होनी है। और ये 1995 से स्टार्ट हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि हर साल एक COP होती है। अब 2002 में दिल्ली डिक्लेरेशन कहा गया था एक COP को, उसका नंबर आपको बताना है। मतलब दिल्ली में हुई थी, हमारे न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, वहाँ पे हुई थी। और उस COP का नंबर क्या था जिसे हमने दिल्ली डिक्लेरेशन बोला है, जो 2002 में इंडिया में कैपिटल दिल्ली में हुई थी। तो गाइज वो COP कौन सी थी? तो आपका करेक्ट आंसर है COP 14 थी वो आपकी। ठीक है, 14वीं COP थी जो 2002 में इंडिया की कैपिटल दिल्ली में हुई थी एंड नाउ नोन एज दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से जानी जाती है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इशूज उठा था जिसका नाम था UNCCD, मतलब जो ड्रॉट रेजिस्टेंस या ड्रॉट के बारे में उन्होंने कहा था कि जो इंटरनेशनल लेवल पे ड्रॉट से अफेक्टेड कंट्रीज हैं उन्हें कैसे टैकल किया जाए। तो उसे UNCCD का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेवलप हुआ। फिलहाल यहाँ पे केवल सिंपल सा बात पूछा कि दिल्ली डिक्लेरेशन का संबंध किस COP से है, तो वो आपका आंसर है COP 14 से है। क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं। आपने सुना होगा वेरी कॉमन क्वेश्चन, पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट का जो मतलब मसौदा, जो एजेंडा आया था, वो किस COP में आया था? और क्वेश्चन को समझें पहले, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दी है। कहा है पेरिस एग्रीमेंट कब आया? ये 2015 में एक COP थी, उसके अंतर्गत पेरिस एग्रीमेंट का ये जो आइडिया था वो उसका जन्म हुआ है। और इसका जो मेन एम था टू कीप ग्लोबल टेम्परेचर बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड और 3.6 फ़ारेनहाइट। जो टेम्परेचर बनता है 2 डिग्री या 3.6, इसे नीचे रखना है, इस टेम्परेचर को। इज कंसर्न विद दिस COP। कहने का मतलब है सिंपल से आपको ये बताना है, 2 इन्फॉर्मेशन दे दी आपको। किस COP को पेरिस एग्रीमेंट बोला गया था जो 2015 में हुई थी, और उसका मेन एम क्या था कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसे 2 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे रखा जाए या 3.6 फ़ारेनहाइट के नीचे। तो गाइज ये COP थी आपकी COP 21, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक की सबसे सक्सेसफुल COP कह जाती है पेरिस एग्रीमेंट जिसमें आया था, और वो 2015 में हुई थी और COP 21 इसका नाम है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करते हैं बाली रोड मैप। आप समझ सकते हैं बाली कहाँ पे गए, जो इंडोनेशिया में है। तो वहाँ पे एक COP हुई थी, उसका नाम इन्होंने रखा है COP बाली रोड मैप कहा गया। तो ये या फिर बाली एक्शन प्लान बोला गया है, या फिर एक टर्म से और दिया गया गाइज, बाली मीट के नाम से इसे जानते हैं, बाली मीट के नाम से। ठीक है, मीट मतलब मीटिंग। तो ये 2007 में हुई थी। और इसे कौन सी COP को बाली रोड मैप या बाली एक्शन प्लान या बाली मीट के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका COP 13 को। देखिए COP 13 कब हुई है? 2007 में। और पहली कब हुई थी? 1995 में बर्लिन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं विच कंट्री होस्टिंग द मैक्सिमम COP टिल डेट। मतलब अभी तक जो 27 या 26 COP हुई है गाइज, उनमें सबसे ज़्यादा COP किस कंट्री ने होस्ट किया? जैसे दिल्ली ने 2 किए हैं, अपने न्यू दिल्ली में 2 COP हुई हैं, आगे क्वेश्चन बनाया है। तो विच कंट्री होस्टिंग द मैक्सिमम COP गाइज, तो इसमें पहली जो जर्मनी ने की थी वहीं, अभी तक इसमें जो है 4 COP हो चुकी हैं। ठीक है, आउट ऑफ 27। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग COP अकर्स इन दी जर्मनी। अभी 2 क्वेश्चन है, कौन कौन सी COP जर्मनी में हुई है गाइज। तो आपको मैंने बताया कि 4 COP हुई थी। तो पहली एक तो पता ही आपको,
और उसके बाद COP 5 हुई थी 2000 में हुई थी, और COP 6 भी वहीं पे हुई थी, और COP 23 2017 में जो हुई है वो भी आपकी जर्मनी में हुई थी गाइस। तो इस तरीके से 4 COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को होस्ट करने वाली, मतलब मैक्सिमम COP को होस्ट करने वाली कंट्री कौन सी गाइस? जर्मनी है। तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि चारों COP जो टर्म दिए हैं COP 1, 5, 6 एंड 23 ऑल होस्टेड बाय दी जर्मनी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, बस लास्ट क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में कैनकुन एग्रीमेंट, देखिए कैनकुन एक जगह है मैक्सिको में, ठीक है, और मैक्सिको कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में, जो अमेरिका है उसके पास ही है मैक्सिको, ठीक है। अब कैनकुन वहाँ एक प्लेस है जैसे अपना न्यू दिल्ली या कोलकाता। कैनकुन एग्रीमेंट, अब वहाँ भी एक COP हुई थी, और उस COP कौन सी थी? वो 16 थी। उसमें आपका एग्रीमेंट हुआ, जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था ऐसे कैनकुन एग्रीमेंट हुआ था, और जिसके अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब डिसीजन लिया गया था, उसका नाम था GCF, मतलब एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म थी, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे गाइस? नॉर्थ कोरिया में। GCF का मतलब था ग्रीन क्लाइमेट फंड, ठीक है। और इसका काम क्या है? जो पुअर कंट्रीज है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जो डेवलप्ड कंट्री के, तो जो पोल्यूशन का रेट है, जो पोल्यूशन का इमिशन का रेट है, वो डेवलप्ड कंट्री करती हैं, और उनका जो खामियाजा होता है, जो उनका इफेक्ट होता है, वो डेवलपिंग कंट्रीज के लोगों को भुगतना पड़ता है। तो डेवलपिंग कंट्री जो होती है इतनी रिच नहीं होती है, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है उस पोल्यूशन से अफेक्टेड होती है। तो कैनकुन एग्रीमेंट में डिसाइड किया गया है डेवलप्ड कंट्री का जो पोल्यूशन है, और जिसकी वजह से डेवलपिंग कंट्री के लोग परेशान होते हैं, उन्हें फंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसे नाम दिया था GCF, और इसका हेड क्वार्टर बनाया गया था नॉर्थ कोरिया में। तो गाइज आपको सिंपल सा आंसर है कि कैनकुन एग्रीमेंट जो था वो COP 16 में एक डेवलप हुआ था, और ये जो COP अब कौन सी ईयर में हुई थी आपको ये बताना है। अब COP 2016 में नहीं हुई थी गाइज, करेक्ट आंसर है आपका C 2016। देखिए इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि COP 2016 देखो पहली 1995 में हुई, एक चांस है कि COP का जो इससे मैचिंग हो गया 2016 से, जो पहली COP हुई है वो 1995 में हुई है, कुछ गैप भी रहा है बीच में। तो COP 16 जो है 2016 में ही हुई है, और इसमें कैनकुन एग्रीमेंट आया, और कैनकुन एग्रीमेंट के अंदर हमने एक GCF मतलब ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया, और जिसका M मैंने आपको बता दिया क्या था, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे? नॉर्थ कोरिया में है। तो ये ध्यान रखना है, COP 16 के अंतर्गत कैनकुन एग्रीमेंट एंड देन GCF ग्रीन क्लाइमेट फंड। अब हम बात करते हैं कुछ डिफरेंट क्वेश्चन जो बॉटनी या जूलॉजी दोनों पार्ट से लिए गए हैं। इन हाइड्रोफोनिक्स एक टेक्निक है गाइस, जिसके अंदर हम सॉइल लेस कल्चर जैसे बोलते हैं, कि हम जैसे आप देखते हैं कि प्लांट को हम सॉइल और वाटर दोनों का मिक्स होता है, उसमें हम प्लांट को ग्रो करते हैं। बट यहाँ पे क्या हाइड्रोफोनिक्स का मतलब क्या होता है? सिंपल हम वाटर में न्यूट्रिएंट्स को ऐड करके हम ग्रो करते हैं किसी प्लांट्स को, एक जिसकी टेक्निक है हाइड्रोफोनिक्स, मतलब जैसे सॉइल लेस कल्चर भी बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोफोनिक्स में साल्ट जो होते हैं, जो मिनरल साल्ट होते हैं रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स आर डिजॉल्व्ड इन। इसमें जो वाटर लिया जाता है वो कौन सा वाटर होता है? सिंपल डिस्टिल वाटर होता है। डिस्टिल वाटर देखिए सिंपल नहीं होता, सिंपल वाटर होता है टैप वाटर जो हमारी टंकियों से निकलता है। उसके बाद डिस्टिल वाटर होता है, जब हम DW बोलते हैं, और एक होता है डबल डिस्टिल वाटर जो लेबोरेटरी में वर्क करते हैं, डबल डिस्टिल वाटर। एंड एक होता है फ्रेश वाटर जो हमारी नाली और पोखर वगैरह में, तालाबों में रुका हुआ पानी जो होता है उससे बोलते हैं फ्रेश वाटर। तो जो हाइड्रोफोनिक में जो वाटर यूज करा जाता है वो आपका कौन सा वाटर होता है? तो करेक्ट आंसर है DDW, मतलब जिसे बोलते हैं डबल डिस्टिल वाटर। ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इम्यूनोलॉजी में, आपने सुना होगा गाइस कि गलत अगर ब्लड चढ़ जाता है तो क्लैंपिंग हो जाती है, और रिजल्ट ऑफ दैट कि जो पेशेंट होता है, जो रेसिपिएंट होता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो जो क्लैंपिंग होती है उसकी वजह क्या है? मतलब एंटीबॉडी और एंटीजन के बीच में लड़ाई होती है, इंट्रैक्शन होता है। बट अब ये ध्यान करना है आपको कि कौन सी एंटीबॉडी किसकी होती है और एंटीजन किसकी होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे। तो गाइज आपका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे आपका D, रिएक्शन बिटवीन द एंटीजन ऑफ डोनर और एंटीबॉडी ऑफ द रेसिपिएंट, या फिर आपका ए आंसर सही है इसमें, रिएक्शन बिटवीन द एंटीबॉडी ऑफ डोनर और एंटीजन ऑफ द रेसिपिएंट। तो जो यहाँ पे सिंपल से हम एक बात आपको बताते हैं, जो करेक्ट आंसर है गाइज वो आपका है D, रिएक्शन ऑफ जो डोनर होता है उसकी एंटीजन, ठीक है, और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी, इनके बीच इंट्रैक्शन को हम क्लैंपिंग बोलते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है इसमें सिंपल सा कि एंटीजन किसकी होती है और एंटीबॉडी किसकी होती है, यही 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो करेक्ट आंसर है आपको जो डोनर होता है, जो डोनेट करता है, उसकी एंटीजन, रेसिपिएंट की एंटीबॉडी, जो कि बाहरी मटेरियल जो भी हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, कुछ भी करते हैं, ब्लड चढ़वाते हैं, तो उसकी जो एंटीबॉडी होती है, जो रेसिपिएंट होता है, वो बाहर वाले सबस्टेंस को क्या समझती हैं? वो पैथोजन या कोई ऐसी प्रोटीन समझती है जो एंटीजन समझती है। तो जो डोनर की एंटीबॉडी होती है, जो डोनेट करता है, वो और एंटीबॉडी रेसिपिएंट के बीच क्लिपिंग होती है, और ये क्लिपिंग जो होती है वो एक इंट्रैक्शन होता है सिंपल सा। तो करेक्ट आंसर D। नाउ
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन बायोकेमिस्ट आपने नाम सुना होगा, 12th की बुक में मेंशन है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी, जो अमेरिका रेसिडेंट थे, मतलब इंडियन नेटिव थे, उन्होंने जो आर्टिफिशियल टीआरएनए सिंथेसाइज किया था उसमें न्यूक्लियोटाइड का नंबर कितना होता है, तो नंबर है 126 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स उन्होंने बनाए थे। मतलब जो आर्टिफिशियल टीआरएनए था उसमें जो नंबर ऑफ बेस पेयर से नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो था वो 126 हिंदी में अगर हम बोले 126 था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना। क्वेश्चन नंबर 11 बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉइल ऑफ द उत्तर प्रदेश, हमारा जो प्यारा उत्तर प्रदेश है जिसमें हम रहते हैं गाइस, इसकी जो सॉइल है वो कैसी होती है, तो इसकी मोस्ट सॉइल है वो एलुवियल सॉइल्स हैं। ब्लैक सॉइल आपकी जो कॉटन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, महाराष्ट्र गुजरात वाले एरिया में होती है गाइस, ठीक है। इस तरह की रेगुड सॉइल होती है और लेटराइट सॉइल भी इंडिया में पाई जाती है, बट हमारा यूपी की सॉइल एलुवियल सॉइल्स होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं द लोकेशन ऑफ बेलामेंट टिश्यू, ए स्पंजी टिश्यू इन द हैंगिंग रूट ऑफ एपीफाइट्स ऑर्किड्स इज। देखो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक क्वेश्चन में दे दी गई है। हैंगिंग क्वेश्चन है बेलामेंट टिश्यू के बारे में, जो कैसा है स्पंजी टिश्यू है, खोखला होता है मतलब सेल के अंदर। कहाँ पाया जाता, जो हैंगिंग रूट्स होती हैं एपीफाइटिक प्लांट में। एपीफाइट प्लांट आप समझ सकते हैं कि दूसरे प्लांट पे जो ग्रो करते हैं फॉर सपोर्ट एंड न्यूट्रिशन के लिए, लाइट वगैरह सब उसी से लेते हैं, जैसे कि ऑर्किड्स, तो इसमें पाया जाता है बेलामेंट टिश्यू। और ये लोकेशन पूछिए क्वेश्चन में आपसे कि कहाँ पे होता है, कार्टेक्स के इनसाइड होता है, कार्टेक्स के आउटसाइड होता है, या पित्त के पास होता है, या बिटवीन द कार्टेक्स के बीच में होता है, कि आगे भी कार्टेक्स और पीछे भी कार्टेक्स। तो गाइस जो करेक्ट आंसर है वो आपका है 20 में, जो आपका आउटसाइड द कार्टेक्स के बाहर होता है ये बेलामेंट टिश्यू, ठीक है बिल्कुल, क्योंकि एटमॉस्फेयर की जो मॉइस्चर होती है उसे ही एब्जॉर्ब करता है, तो जाहिर सी बात है कार्टेक्स के बाहर ही होगा ये, तभी ले पाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए जो हमारे 3 पार्ट होते हैं हमारे ब्लड में, प्लेटलेट्स, आरबीसी जो सेलुलर पार्ट होता है, बाकी प्लाज्मा होता है, तो सेलुलर पार्ट में 3 सेल्स होती हैं। प्लेटलेट्स होती है देखिए सबसे स्मॉलेस्ट साइज की होती हैं, और 1 क्यूबिक मिलीमीटर जो ब्लड होता है उसमें इनकी 2 से 3 लाख नंबर होती है, ठीक है। सबसे देखिए साइज को अकॉर्डिंग हमने अरेंज करा है, नंबर इनकी सेकंड नंबर पे है, जबकि जो आरबीसी जो होती हैं वो स्मॉल साइज की होती हैं प्लेटलेट की कंपेयर, मगर इनकी जो नंबर 4 to 5 मिलियन होती है 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, और इन जो सेल्स होती है इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात है, पहला भी सही था, दूसरा भी सही था। और तीसरा क्या है, डब्ल्यूबीसी जो होती है साइज में सबसे लार्जेस्ट होती हैं, और इनका नंबर केवल 5 to 800 होता है 1 क्यूबिक ब्लड में, और इनमें जो न्यूक्लियस बहुत ही क्लियर होता है, जैसे आरबीसी में न्यूक्लियस होता नहीं है, इनका न्यूक्लियस बहुत ही डिस्टिंक्ट होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है इनकी नंबर के अकॉर्डिंग 1 क्यूबिक ब्लड में प्लेटलेट कितनी होती हैं, आरबीसीज कितनी होती हैं और डब्ल्यूबीसीज कितनी होती है, तो ये बिल्कुल सही आंकड़े हैं। और दूसरा पॉइंट इनका साइज का जो अरेंजमेंट है वो बहुत अच्छा है, कि जो प्लेटलेट होती है वो सबसे स्मॉल होती है, मगर इनका नंबर दूसरे पॉइंट पे होता है, और सबसे ज़्यादा नंबर 1 क्यूबिक ब्लड में किसका होता है, वो आरबीसीज का होता है, और डब्ल्यूबीसीज बहुत बड़े साइज की होती है, इसलिए इनका नंबर 5 to 800 होता है 1 क्यूबिक में, और इनका न्यूक्लियस बहुत क्लियर होता है। तो एक बात और समझ लें, जो हमारा डेंगू वगैरह हो जाता है बहुत कॉमन सा बात होती है, तो उसमें जो इनके नंबर होती है वो केवल प्लेटलेट की नंबर की बात करते हैं ना, कहते प्लेट्स कम हो गई, तो वो केवल आपकी देखिए कहाँ पे 2 से 3 लाख होती हैं, कितनी रह जाती हैं ड्यूरिंग द डेंगू वगैरह, तो ये 25-30 हज़ार रह जाती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ना क्वेश्चन नंबर 14 में अगर हम बात करें तो इनमें ज़्यादा फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल एग्जाम्स में, जब हम प्लांट ग्रोथ पढ़ाते हैं आपको, कि ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं, इस पर क्वेश्चन आता है कि ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी का मतलब होता है नंबर से, क्योंकि इसमें साइज डिवीजन होता है, सेल साइज में नंबर बढ़ती है, ठीक है, साइज तो बढ़ता है, बट ग्रोथ को कंसिडर करा है हमने क्वांटिटेटिव चेंज, क्वांटिटी का मतलब नंबर से होता है, ठीक है, इंक्रीज इन साइज। और डेवलपमेंट इज ए क्वालिटेटिव चेंज, ये बात भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है डेवलपमेंट इज ए प्रोग्रेसिव चेंज इन द करेक्टरिस्टिक ऑफ न्यू ऑर्गन्स प्रोड्यूस्ड इन सेल डिवीजन। देखिए सेल डिवीजन कहाँ पे होता है, इस वाले उसमें, ठीक है। उसके बाद जब उनका साइज बढ़ जाता है, तो जबकि ग्रोथ को क्वांटिटेटिव माना है, मगर जब साइज बढ़ जाता है तो उस साइज से क्या होता है, न्यू ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, तो उस ऑर्गन को डेवलपमेंट को हमने क्या माना, प्रोग्रेसिव चेंज, और वही डेवलपमेंट होता है। तो ये बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट के बारे में। नाउ करेक्ट आंसर डी। और लास्ट क्वेश्चन है एक, आपने देखा होगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के चैप्टर में टेलरिंग जैसे होता है, तो टेलरिंग का मतलब क्या होता है। टेलरिंग इन प्लांट मीन्स, कहते हैं टेलरिंग को प्रमोट करते हैं कुछ हार्मोन टेलरिंग को रिसेसिव होते हैं, मतलब उन्हें डिप्रेस कर देते हैं, उसे रोक देते हैं। तो सिंपल हम जब बात करते हैं टेलरिंग, तो व्हाट मीन्स दैट, टेलरिंग है क्या। टेलरिंग है सिंपल सा है कि ऐसी कंडीशन प्लांट में जब ग्रोथ उसकी चलती रहे मगर डेवलपमेंट ना दिखाई दे, डेवलपमेंट अरेस्ट हो जाए, ग्रोथ इज कंटिन्यू, दैट कंडीशन इज नोन एज टेलरिंग। एंड फाइनली टू प्लीज़ मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी आपका लिंक शेयर है मेरे वीडियो में, इसे देखें। और ये जो है क्वेश्चन गाइज इनके ऑप्शन हैं, कुछ एक क्वेश्चन के ऑप्शन यहाँ पे 9 क्वेश्चन का थोड़ा सा देख लें, बाकी सही है। एंड फाइनली आई रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। थैंक यू वेरी मच गाइज।